हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम शुरू करने लगे हैं आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कुछ एक जो बेसिक्स थे आपके जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, वो तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट जो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने 1 और 2 कमोडिटी के रेफरेंस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करना है यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू, वो जो पूरा जो रहता है आपका सिलेबस, वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले है कि जैसे यूटिलिटी है कि यूटिलिटी जो कंसेप्ट होता है वो तो हम डिस्कस कर चुके थे आपके फर्स्ट पार्ट में। यूटिलिटी होती है आपकी जो वांट्स को सेटिस्फाई कराने की जो पावर होती है, उसको जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने यूटिलिटी नाम दे दिया। जो ये यूटिलिटी है ना आपका, यूटिलिटी को ये दो तरह की होती है। जैसे ये एक तो होगी आपकी कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी होगी आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कार्डिनल यूटिलिटी है, ये दी है आपकी मार्शल ने। इनके अकॉर्डिंग जो ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे? कि आपने कोई कमोडिटी कंज्यूम करी और आप ये कह दें कि इस कमोडिटी से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है। मतलब कि मार्शल को लगता था कि यूटिलिटी को यूटिल्स में उन्होंने यूटिल्स उसके लिए जैसे माप की जो मेजरमेंट यूनिट है वो दी। जैसे हम अब वेट को केजी में मेजर करते हैं, उसी तरह से कि कोई भी कंज्यूमर है जब वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो वो ये बता देगा कि इस कमोडिटी ने उसको कितनी यूटिलिटी दी है। सपोज आपने एक जैसे एप्पल कंज्यूम किया, तो आप ये कह दें कि इससे आपको जैसे एप्पल अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ये कह दें कि एक एप्पल कंज्यूम करने से आपको 5 यूटिलिटी मिली है, 10 यूटिल मिली है। मतलब कि आपने उसको मेजर कर दिया यूटिलिटी को कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको आपने माप के बता दिया कि इतनी यूटिलिटी मिली है। ये थोड़ा सा इमेजिनरी सा लगता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कमोडिटीज तो हम एवरीडे इतनी सारी कंज्यूम करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो मार्शल ने जो कार्डिनल अप्रोच दी, उसने कहा कि यूटिलिटी जो होती है दैट कैन बी मेजर्ड। उसके बाद जो ऑर्डिनल थी, ये जो कंसेप्ट दिया है, ये दिया है आपका हिक्स एंड एलन ने। इनके अकॉर्डिंग जो ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि यूटिलिटी को आप माप नहीं सकते, कि मापा तो नहीं जा सकता, बल्कि हम इसको रैंक दे सकते हैं। रैंक कैसे? कि आपके पास सपोज 2 कमोडिटीज हैं। आप ये कह दें कि आपको जो ज़्यादा पसंद हो ना, तो आप ये कह दें कि इसको मैं पहले रैंक पे रखूँगा, इसको मैं दूसरे रैंक पे रखूँगा। यानी कि हम इसको प्रेफ़रेंस दे सकते हैं कि कौन-सी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, कौन-सी कम पसंद है। जैसे कोई हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये कोई एक राम है और दूसरा ये कोई श्याम है। इनके पास जैसे एप्पल और ऑरेंजेस के बंडल है। जैसे सपोज़ कि राम को एप्पल पसंद है, तो राम का जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगा ये एप्पल को देगा। और जो श्याम है, श्याम को मान लेते हैं हम ऑरेंजेस पसंद है, तो ये अपना फर्स्ट प्रेफ़रेंस ऑरेंजेस को देगा। मतलब कि इस तरह से इन्होंने अपने-अपने प्रेफ़रेंस दे दिए कि इसको हम रैंक्स में बता सकते हैं कि यूटिलिटी को, कि कौन-सी चीज़ से आपको कितना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिला है और कौन-सी से कम मिला है। तो इसको हम रैंक्स दे सकते हैं। तो ये होगी। अब आपके जो सिलेबस है सीयूईटी वाला, उसमें हमने यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन करना है, एक कमोडिटी के केस में और 2 कमोडिटी के केस में। सबसे पहले हम जैसे कार्डिनल का कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डिनल का कंसेप्ट करेंगे कि कार्डिनल में चीज़ें कैसे होती हैं फिर, कि अगर 1 कमोडिटी है, 2 कमोडिटी है, उसके बाद ये। उसके बाद कि ये देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। जैसे कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर हमने लास्ट वाले पार्ट में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, वो होती है पोजीशन ऑफ नो चेंज की। मतलब आप कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है, वो उसकी वो जो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देने वाली सिचुएशन होती है कि अब वो उस पोजीशन से मूव करना नहीं चाहेगा, कि जिस तरह से वो अपना एक्सपेंडिचर अब खर्च कर रहा है और जिससे उसको सारी कमोडिटीज़ से जो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो उसके लिए बेस्ट है और वो वहाँ से मूव नहीं करना चाहेगा। वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
जैसे कि पोजीशन ऑफ नो चेंज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। जो भी उसकी इनकम है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करता है और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने एग्जिस्टिंग वे है जो एक्सपेंडिचर करने का उससे वो मूव नहीं करना चाहता, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है। अब अब जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये देख लेते हैं कि कौन-सी हैं वो 2 चीज़ें। जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। अब वो 2 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, सपोज़ ए ये पहली है प्राइस पेड। प्राइस पेड यानी कि किसी कमोडिटी के लिए आपने कितना पैसा दिया है, एक तो वो हो गया। और उसके बाद कि उससे जो मिलने वाला होता है एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, कि बार-बार आप उस चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कितना सैटिस्फैक्शन आ रहा है। मतलब कि कंज़्यूमर का जो बिहेवियर है, वो 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने जिस चीज़ के लिए जो प्राइस पे किया है, वो कि आपने कितना प्राइस पे किया है और उस प्राइस प पे करने के बाद आपको उससे कितना सैटिस्फैक्शन मिला है। 2 ही बातें होती हैं, मतलब कि कंज़्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड, कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि कोई भी जब जब हम कमोडिटी जैसे परचेज़ करते हैं कि हमें इसका इतना प्राइस पे करना चाहिए, कि क्या हमें ये इतनी यूटिलिटी दे रही, यूटिलिटी यानी कि सैटिस्फैक्शन, कि हम उसको कितना प्रेफ़र करते हैं या नहीं करते, वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसको हम 2 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तो कि सिंगल कमोडिटी के केस में 2 तरह से कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो डिफ़ाइन हो सकता है। एक होता है आपका 2 कमोडिटी के केस में। जो सिंगल कमोडिटी का केस है ना, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्च कर दे, कि जो भी एक कमोडिटी है उस पे वो सारी इनकम लगा रहा है और उसके लिए वो जो प्राइस पे कर रहा है उसका सैटिस्फैक्शन वो बराबर वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए फिर वो। उसके बाद उसके पास 2 कमोडिटी हैं, यानी कि वो दोनों कमोडिटी को से इसको इस तरह से लगाए कि उसको सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो और वो इक्विलिब्रियम की पोज़ीशन में हो, कि ये 2 तरह से हो सकता है। सबसे पहले कि अपने सिंगल कमोडिटी में तो वो सारी इनकम एक पे लगा रहा है, डबल में वो 2 पे लगा रहा है और मैक्सिमम उसको चाहिए सैटिस्फैक्शन। उसके बाद एक बार इसको साफ कर लेते हैं, मैं देती हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल, कि जैसे सपोज़ हम कोई मूवी देख के आते हैं, कोई मूवी हमें थिएटर में मूवी जो देख के आते हैं, हमें कोई मूवी बड़ी पसंद आती है, तो पसंद आने के बाद यूँ नहीं होता, कोई देख के हम यूँ कहते हैं कि पैसा वसूल हो गया। कि पैसा वसूल क्या होता है कि आपने जो उसके लिए जो प्राइस पे किया है, उसके के लिए जैसे जो आपने प्राइस पे किया, एक बार रुकिए, कि आपने उसके लिए जो प्राइस पे किया है, सपोज़ वो एक्स है, उसको उससे आपको इतना सैटिस्फैक्शन मिल गया कि आपका पैसा वसूल हो गया, कि आपको यूँ लग रहा है कि इसके लिए मेरा पै ज कि बड़े ही संतुष्ट हो गए, कि बड़ा मज़ा ही आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, अ, कि प्राइस आपने उतना ही दिया है और उसको सैटिस्फैक्शन उसके बराबर आपको सैटिस्फैक्शन मिल गया। अब ये बात तो ये ठीक है कि आपको मज़ा आ गया, आपने मूवी जो देखी, आपको आपका पैसा वसूल हो गया, कि आपने जितना पैसा उसके लिए पे किया था, आपको वो मज़ेदार भी इतनी लगी, उसने आपको सैटिस्फैक्शन भी दे दिया। अब इस जो इक्वेशन है, जो पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये जो है आपका, ये है प्राइस में, कि आपने प्राइस पे किया है, और जो सैटिस्फैक्शन है, मार्जिनल जो यूटिलिटी मिली है, वो जो कार्डिनलिस्ट हैं, जो क्योंकि कार्डिनल वाला डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका यूटिलिटी की टर्म में, कि आपको सैटिस्फैक्शन मिला है यूटिलिटी की टर्म में। अब कोई भी 2 डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं, अब हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बात ये आएगी।
फिर जो कार्डिनलिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि जो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अगर इसको मनी की टर्म में ही हम डिफाइन कर दें तो ये भी प्राइस भी आपका जो है मनी की टर्म में है, कि ये तो मनी की टर्म में है, ये यूटिलिटी की टर्म में था। अब ये जो प्राइस है ये मनी की टर्म में है, अगर इसको भी मनी की टर्म में डिफाइन कर देंगे तो इनको कंपैरिजन हम इसका कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मनी की टर्म में जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है कि 1 रुपया मनी है, जो 1 रुपया, 1 रुपए से सपोज 1 रुपए से आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सपोज आप 1 रुपए से आपका एक बनाना आ जाता है। एक बनाना जो आपने कंज्यूम किया, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, कि आपने सपोज कह दिया कि मुझे इससे 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, 2 मिला है, मतलब वो डिपेंड करता है टोटली ऑन कंज्यूमर कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो उसके लिए जैसे कि किसी एक कंज्यूमर ने कह दिया कि उसको उस 1 रुपए से एक जो यूटिल है सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि उस सॉरी, उससे जो उसने कमोडिटी जो कंज्यूम करी थी, एक बनाने से उसको मिला एक ही यूटिल सेटिस्फेक्शन की। तो मनी की टर्म में 1 रुपए की जो वैल्यू है 1 यूटिल होगी। मनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को मनी की टर्म में डिफाइन कर दिया कि 1 यूटिल है जो आपका 1 रुपए के बराबर है। या फिर सपोज कोई दूसरा कंज्यूमर है, वो सेम बनाना से ये कह सकता है कि उसको 5 यूटिलिटी मिली है, तो उसके केस में वो डिफरेंट हो जाएगा, कि मतलब कि ये सबकी अलग अलग होती है, कोई खुद से जैसे अपना कुछ भी ले सकता है, और हर एक इंडिविजुअल के केस में ये डिफरेंट कांस्टेंट होगी। जैसे कि 1 रुपए से, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं या आप अपना एग्जांपल लें, वो 1 रुपया आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन देगा, आपकी जो है आपकी टर्म में कांस्टेंट रहेगी, और मैं कुछ कह रही हूँ तो जैसे अगर मेरी 1 यूटिल्स है तो मेरी कांस्टेंट रहेगी, और अगर आपकी 5 है तो आपकी 5 कांस्टेंट रहेगी, कि आपको 1 रुपया इतनी एक जो यूटिल है आपका 1 रुपए के बराबर है। तो ये हो गया मनी की टर्म में डिफाइन। लेकिन कई बार जैसे इकोनॉमिस्ट है जो इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे कांस्टेंट ही माना है, तो सपोज कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 भी मान लेते हैं, तो मार्जिनल की 1 है, इसका जो पावर है कि ये 1 के बराबर है, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका कि पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स। या फिर ये हो सकता है कि ये जो टर्म है, या इसका जैसे अगर वैल्यू एम यू एम आपका 1 हो ना, तो इससे जो भी कोई एक वैल्यू तो निकल के आएगी, एम यू एक्स बाई एम यू एम से जो भी निकला उसको सपोज आपने एम यू एक्स डैश कह लिया, एम यू एक्स डैश। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों कब बराबर हैं? जब ये भी आपका मनी की टर्म में है, अब जब ये भी आपका, ये कंडीशन हो जाएगी कि प्राइस ऑफ एक्स है जो आपका, और एम यू एक्स ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि एम प्राइस ऑफ एक्स जो आपका एम यू एक्स के बराबर हो। अब जो ये एम यू एक्स है वो वाला नहीं है जो सेटिस्फेक्शन वाला, ये यहाँ पे ये कंडीशन होगी कि ये दोनों तब इक्वल हैं जब दोनों को मनी की टर्म में डिफाइन करा हो। अगर ये दोनों मनी की टर्म में डिफाइन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर इसको, ये जो इक्वेशन है आपकी, जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखें आप, कि प्राइस ऑफ एक्स को हम उधर ले जाएं और एम यू एम को हम उधर ले जाएं। एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स। ये इक्वेशंस जो हैं आपको पता होनी चाहिए। कई बार जैसे आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा अभी जैसे ये 22 से तो होना ही शुरू हुआ था, क्योंकि हम सी यू ई टी के रेफरेंस में कर ही रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन क्या है, कि ये ऐसे, ये जो इक्वेशंस है आपकी, ये दे देगा कि कौन सी ट्रू है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये भी आ सकता है, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ये दोनों मनी की टर्म में ही है। तो अब जैसे अब हम
आगे डिस्कशन जैसे इस पे करेंगे कि आपका जो प्राइस है उतना ही है जितना आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब कि कंज्यूमर ने जितना उस कमोडिटी के लिए जो प्राइस है वो पे किया है उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन आ रहा है। ये तो बात होगी कि तब वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ एक सिचुएशंस हो सकती है कि ये जो प्राइस ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से, और ये लेस देन हो सकता है। मतलब दो सिचुएशन और हो सकती है, हमेशा जरूरी तो नहीं है ना कि वो बराबर ही रहेगा। तो वो जो दोनों सिनेरियोज है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो ये है आपका कि प्राइस ऑफ एक्स है जो आपका अ, एक तो सिचुएशन हो सकती है कि ये ग्रेटर देन हो एम यू एक्स से, दूसरी सिचुएशन हो जाएगी ये लेस देन हो एम यू एक्स की। अगर ये बराबर ही है तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अगर प्राइस ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो आप और आपको उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, आप खुद ही सपोज करके देखें कि किसी चीज़ के लिए हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, तो उसका जो हम कंज्यूमर जो है बेसिकली इस तरह से बिहेव करेगा कि वो जो है उसका कंजप्शन जो है वो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन तो कम मिल रहा है, प्राइस उसको उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जब उसका कंजप्शन जो है वो डिक्रीज कर देगा, तो इस केस में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा, जो कि ये कहता है कि जैसे-जैसे हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलने लगता है। और अब आप इस कमोडिटी को कम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपने इसका कंजप्शन डिक्रीज कर दिया है, तो इससे जो मिलने वाला है आपको सेटिस्फेक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन जो आपका इंक्रीज हो जाएगा कि अब ये इंक्रीज होके जो आपका सेटिस्फेक्शन है ये बराबर हो जाएगा कि आपका प्राइस ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। ये सिचुएशन तो हुई ऐसे। उसके बाद कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि प्राइस ऑफ एक्स आपका कम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से, कि प्राइस आप उस किसी चीज़ कमोडिटी के लिए कम पे कर रहे हो और आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, मतलब चीज़ सस्ती है और आपको मज़ा भी आ रहा है। अगर चीज़ सस्ती है, मज़ा आ रहा है, तो आप उसको ज़्यादा कंज़्यूम करोगे क्योंकि अफ़ोर्डेबल भी है। अगर यूटिलिटी ज़्यादा दे रही है, तो हम उसका जो है कंज़प्शन है, वो इंक्रीज़ करा देंगे। कंज़प्शन अगर इंक्रीज़ हुआ, तो सेम वही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा कि ज़्यादा कंज़प्शन करने से कोई चीज़ का जो सैटिस्फैक्शन है वो आपका डिक्रीज़ होने लगता है, कि सैटिस्फैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा और वो डिक्रीज़ हो के किसके बराबर आ जाएगा कि प्राइस ऑफ एक्स आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के आपका बराबर आ जाएगा, कि फिर से वो इक्विलिब्रियम की ही सिचुएशन पे पहुँच गया। ये तो हो गया कि इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशंस हैं और जो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का क्या है। उसके बाद हम इसको ग्राफिकली और टैबुलर दोनों तरह से इसको देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आपके जो सीयूईटी के पेपर में तो वो टैबुलर और ग्राफिकल वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी समझने के लिए वो एक बार आपसे क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको डिराइव कैसे करना है ग्राफ पे। और इसकी भी कुछ एक अजम्पशन्स होंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे जो अजम्पशन्स होंगी वो सारी वही होंगी जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में की थी, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में है। कि क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स उसकी जो सारी अजम्पशन्स है वो भी यहाँ पे होल्ड करेंगी। अब हम इसकी एक जैसे टेबल बनाएँगे। टेबल कैसे कि
ये मान ली आपने यूनिट्स यूनिट्स किसी कॉमोडिटी, सपोज कि आपकी कोई एक्स कॉमोडिटी है, उसकी आपने मान ली 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो है उसका मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया, पहले प्राइस ले लिया। प्राइस जैसे कांस्टेंट ही रहेगा, ये अगर कोई एक्स है तो ये प्राइस ऑफ एक्स हो गया। प्राइस जैसे सपोज आपने मान लिया कि आपकी कॉमोडिटी का जो प्राइस है 6 है, थ्रू आउट द टाइम 6 ही रहेगा वो। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सपोज हमने मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की ले ली हमने 12 10 6 4 2, सॉरी एक बार वेट वेट 4 2 0 और -4, ये इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी है। अब ये जो है ये तो मनी की टर्म वाला नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है आपका, और ये प्राइस है जो आपका मनी की टर्म में है। तो इसको अब हम सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो कि कांस्टेंट है, सपोज यहाँ पे वो 1 है। वो अगर मार्जिन, अब उसको हम सेटिस्फेक्शन को आपके कि एम यू एक्स डिवाइड बाय, अगर मैं एम यू एम कर दूं, ये इसको इससे डिवाइड कर दें तो वो जो आएगी एम यू एक्स है, ये जो होगा ये आपका मनी की टर्म वाला होगा कि ये 12 डिवाइड बाय 1 12 हो गया, 10 डिवाइड बाय 1 आपका 10 हो गया, ये 6 4 2 0 और -4 हो गया। ये इस तरह से हो गया। अब हम सेम इसको ग्राफ पे जो इसको इंसर्ट अगर करेंगे तो ये जैसे नेगेटिव नीचे तक जाएगा कि यहाँ पे हमने मान लिया -4 है। 4 8 12 16, अगर आप ग्राफ पे करेंगे ना आपका बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ी सी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है मेरे से, तो 3 4 5 6 ये हो गया कि ये तो यूनिट्स हैं एक्स की, और ये है आपका यूटिलिटी और प्राइस। तो ये हो गया आपका, इसको हम पहले प्राइस है जो आपका जो कि कांस्टेंट है, ये जैसे 6 है तो मान लेते हैं 6 है ये, तो ये हो गया प्राइस ऑफ एक्स आपका। और उसके बाद जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ये वाली आपने जो इंसर्ट करनी है, ये हो गया आपका, एक पे है आपका 12, 2 पे है आपका 10, ये है आपका 2 का है 10, और देन 3 पे है आपका 6, 4 पे है आपका 2, एंड देन आपका 0, और ये हो गया -4, मतलब कि ये आपका जो है इस हिसाब से बनेगा, ये इस हिसाब से कि ये जो है ये पॉइंट जो है ये है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, जहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की वो जो प्राइस पे कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए उसको उसके बराबर ही सेटिस्फेक्शन आ रहा है। ये पॉइंट है आपका कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का, कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, उसका प्राइस वो उसके लिए उतना ही प्राइस पे कर रहा है जितना उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब बेस्ट पोजीशन पे है वो। उसके बाद देख लेते हैं कि आपका, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टू कमोडिटी के केस में। एक बार मैं इसको जो है साफ कर लेती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर टू कमोडिटी का केस है, टू कमोडिटी के केस का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी इनकम दो कमोडिटीज पे जो है वो लगा रहा है, कि उसके पास सपोज हमने मान ली दो कमोडिटी है, एक तो है यहाँ पे एक्स
और एक वाई की दो दो कमोडिटी हैं, उन पे एक्स और वाई पे वो इस तरह से लगा रहा है और उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी अटेन करनी है कि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हम क्या ये जो है एक्स का जो सिचुएशन है, अगर हम सिंगल एक्स के लिए लिखें, सिंगल जो एक्स है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे जो आपने सिंगल कमोडिटी के केस वाला किया है कि ये सिचुएशन होती है। सेम अगर हम y को भी सिंगल y का अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि mu ऑफ y बाई p ऑफ y इज इक्वल टू mu ऑफ m। अगर इसको सपोज हमने ये जो इक्वेशन है आपकी 1 कह दें, इसको कह दें 2 कि mu x बाई p x इज इक्वल टू mu m की सिंगल कमोडिटी के तो केस में ऐसा होता है कि प्राइस आप उतना पे करना चाहते हो जितना आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी की टर्म में होती है, उसको आपने मनी की टर्म में डिवाइड बनाया था तो आपने उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर दिया था, तो उसको करने से आपकी जो ये इक्वेशन बनी थी सिंगल के केस में। सेम अगर सिंगल कोई डिफरेंट कमोडिटी हो जाए तो ये उसके लिए भी होल्ड कर जाएगी। अब जब ये दोनों ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के बराबर है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि इसके रेफरेंस में हम ये लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है जो आपका पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी वाई हो जाएगा आपका। कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही एम यू एम के इक्वल हैं तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन की दो कमोडिटी के केस में कि उनके लिए जो वो प्राइस पे कर रहा है और सेटिस्फेक्शन वो बराबर आना चाहिए सिंगल कमोडिटी का, और उसका जो एक कमोडिटी का है वो दूसरी के बराबर आना चाहिए। ये तो हो गया कि उसके पास दो कमोडिटी की है कंज्यूमर के पास और वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। यहाँ पे आपके दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जो है वो ज़्यादा देने लगे वाई से, तब क्या होगा, या वो कम देने लगे की सिचुएशन तो सारी तरह की हो सकती हैं, तब क्या होगा। तो अब हम इसका जो ग्रेटर देन वाला है, जो ये वाला कंसेप्ट है वो देखेंगे कि ये क्या होता है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स अगर ग्रेटर देन है एम यू वाई बाई पी वाई से, और जो दूसरा केस होगा दैट विल बी एम यू एक्स बाई पी एक्स जो अगर आपका लेस देन है एम यू वाई बाई पी वाई से। जो ग्रेटर देन वाला कि एक्स जो कमोडिटी है आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है वाई के कंपैरिजन में। अगर एक्स कमोडिटी आपको ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्स का कोई चीज़ आपको ज़्यादा ही मज़ेदार लग रही है तो आप उसका जो कंजप्शन है, एक्स का जो कंजप्शन है वो हम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। एक्स का जो कंजप्शन है इंक्रीज कर देंगे जिसके कारण यहाँ पे सेम वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका होल्ड करेगा और जो एक्स कमोडिटी है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका फिर ज़्यादा कंज्यूम करने से वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और वो डिक्रीज होकर इतना हो जाएगा कि वो आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स एम यू वाई बाई पी वाई के बराबर हो जाएगी। फिर से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ गया। उसके बाद अगर ये दूसरी सिचुएशन हो कि एम यू एक्स बाई पी एक्स अगर लेस देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पी एम यू वाई बाई पी वाई से, कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कम है और वाई की ज़्यादा है। अब वाई जो कमोडिटी है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है कि मार्जिन अगर वाई की यूटिलिटी ज़्यादा है तो वाई का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा कि कोई जो चीज़ ज़्यादा मज़ेदार ज़्यादा पसंदीदा है ज़्यादा संतुष्टि दे रही है उसका ही कंजप्शन हम इंक्रीज करेंगे कि उसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो सेम आपका वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो होल्ड करेगा
कि वो करने से आपका जो सैटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सैटिस्फैक्शन आपका इससे डिक्रीज़ होके वो कितने तक आ जाएगा कि ये बराबर हो जाए कि वापस से कंज़्यूमर आपका जो MUX/PX = MUY/PY के बराबर हो जाए कि कंज़्यूमर फिर से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाए। तो इस तरह से हमने जो है आपका डिस्कस किया कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक कमोडिटी के केस में और 2 कमोडिटी के केस में और कार्डिनल अप्रोच के थ्रू। ये हो गया आपका कार्डिनल अप्रोच वाला कंसेप्ट आज खत्म। उसके बाद आपका जो इस टॉपिक में बचता है वो ऑर्डिनल वाला कंसेप्ट बचता है कि हिक्स एंड एलन ने वो चीज़ें कैसे कि किस तरह से प्रेफ़रेंस, ये इंडिफरेंस कर्व, ये चीज़ें क्या क्या हैं, वो कैसे उनको मेजर किया जाता है और कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसके रिगार्डिंग जो ये मैंने करवाया है आपको, बस मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, बाकी अगर आपको मेरे समझाने में कुछ भी जैसे समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन है अच्छे से करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।